नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सबकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी और लगातार जो टेस्टों का अपन विश्लेषण कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप है वो साथ साथ हर टाइप का जो क्वेश्चन है उसके आसपास के भी जो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप शायद पढ़ते होंगे। यदि नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चनों के पीछे आसपास जो भी मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या करने हैं, लगातार पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आज अपन जो है वो 3 अक्टूबर 2018 की और पहली पारी के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में है वो डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से और एक कौन सा कथन है वो सहवहनी तंत्र के बारे में सही है। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है कि सहवहनी तंत्र क्या होता है। देखिए, सहवहनी तंत्र वो होता है जिसके अंदर और पदार्थ है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं। ठीक है, पहला कथन आपको दिया गया था कि एक व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर है वो 5 से 7 लीटर क्या होता है, अपन ने बहुत बार पढ़ा है, रक्त होता है। ठीक है, अगला सहवहनी तंत्र है वो शरीर का लगभग 7 से 8% होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल है वो क्या होता है, 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही अपने को पता है। आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है और 115 से 20 दिन के बाद है वो प्लीहा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, वहाँ पर ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, रक्त सफ़ेद या लाल सहवहनी संयोजक उत्तक होता है। देखो रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है, ये बात सही है, लेकिन लाल या सफ़ेद नहीं होता। लाल और सफ़ेद तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। संपूर्ण रक्त जो होता है वो क्या अपन कह सकते हैं कि लाल नहीं होता। हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था तो एक सरल सा न्यूमेरिकल पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी वस्तु पर 200 न्यूटन बल लगाया जाता है और उसका द्रव्यमान जो है वो कितना है, 100 किलोग्राम है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने को पता है कि बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, अब अपने को अगले ने क्या दे रखा है, F दे रखा है कितना, 200, M दे रखा है 100। ठीक है, और A अपने को निकालना है, तो सीधी सी बात है A बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये सही जवाब हो जाएगा 2। अपने को यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर त्वरण का मात्रक भी पता होना चाहिए, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, तो ही अपन है वो इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल के और सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सीधी सी बात है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अपने को पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, H यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, 1 का 1 हो गया तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो गया 2 + 16 बराबर कितना हो गया 18। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा 18 यूनिफाइड। ठीक है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 यूनिफाइड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, तो देखिए प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, प्लेनेरिया के अंदर होता है पुनरुद्भवन के द्वारा, किसके द्वारा, पुनरुद्भवन के द्वारा है वो प्रजनन होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर है वो बहुखंडन के द्वारा क्या होता है, बहुखंडन के द्वारा और प्रजनन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर क्या होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है वो उपधातु कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसी पेपर के अंदर मैं आपको बता दूं कि कई जगह इन्होंने 7 मान रखा है, कई जगह है वो 6 मान रखा है। ठीक है, बाकी अपन बात करें ऑफिशियल के हिसाब से, तो ऑफिशियल के हिसाब से अपने को कितना मानना है, 6 मानना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातु हैं, 6 उपधातु हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्राव है वो में प्रवेश करता है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं पुरस्थ ग्रंथि, तो पुरस्थ ग्रंथि का नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, ये आपने सुना होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो नर जनन तंत्र का भाग होती है जो शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। और इसका स्राव कहाँ होता है, इसका स्राव होता है मूत्र मार्ग के अंदर जो शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो सीधी सी बात है, देखिए 3 ऑप्शन कट रहे हैं क्योंकि मृदुतक, स्थायी ऊतक और संयोजी ऊतक, ठीक है। इसमें संयोजी ऊतक में अपने को पता है रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है। स्थायी ऊतक और मृदुतक जो होते हैं वो पादप के होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिचर्म या एपिडर्म सेल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल है का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। चिंटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चिंटी के डंक में क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इमली में अपने को पता है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। और खट्टा दूध में सबको पता है दही के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और टमाटर और पालक के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एक चिन्ह दिया हुआ है और ये 9th क्लास के एनसीईआरटी की किताब में सीधी सी बातें दी गई है और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे कि दिया गया चिन्ह है वो किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये चिन्ह जो है वो किसका, मरकरी का प्रतिनिधित्व करता है। ये चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है, मरकरी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है। देखिए लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया से लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। अब देखिए पहला कथन है कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यानी जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ अपचयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले लेड ऑक्साइड था अब लेड रह गया, इसका मतलब ये भी कथन क्या है, सही है। कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है गलत है, ठीक है। कार्बन का उपचयन नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये 2 कथन क्या हो गए, सही हो गए। बाकी दोनों क्या है, नहीं देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये पहले 2 गलत हो गए, ये अगले 2 क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। अगले दोनों क्या हो गए, सही। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है, कार्बन का अपचयन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्प्लावन बल का परिणाम जो है वो के तल पर निर्भर करता है, ठीक है। उत्प्लावन बल का परिणाम निर्भर करता है किसके ऊपर है, घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। घनत्व यदि अपने को पता है कि बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है और पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक सौर सेल किससे बने होते हैं। तो सीधी सी बात है, बहुत बार क्वेश्चन आया होता है, सौर सेल है वो किससे बनते हैं, सिलिकॉन से। मैंने आपको बता दिया कि सिलिकॉन क्या होता है, एक अर्धचालक होता है और अर्धचालक को गर्म करने पर क्या करती है, यानी कि चालकता बढ़ती है, ठीक है। इसलिए सौर सेल में क्या होते हैं, सिलिकॉन होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते 1 किलोवाट के अंदर। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 1 किलो का मतलब 1000 ही होता है, तो 1 किलोवाट में कितने 1000 वाट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा MgCl2 में विलय होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपने को पता है कि MgCl2 क्या है, MgCl2 एक आयनिक यौगिक है, ठीक है।
MgCl2 क्या है कि आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक जो होते हैं वो हमेशा किस में विलय होते हैं, जल के अंदर विलय होते हैं। मिट्टी, एसीटोन और पेट्रोल के अंदर अपन बात करें तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो इनके अंदर विलय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए एक 750 वॉट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, तो स्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, 8 × 750 और बट्टे क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगी, ये 25 से मल्टीप्लाई काटा तो ये 3 बार और ये 4 बार, और 4 से इसको काटा तो ये 2, तो कितनी यूनिट हो गई, 6 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से और दूसरी जगह पे जाना, या अपनी जगह से विस्थापित हो जाना। ठीक है, तो उसकी दर क्या कहलाती है, जब वेग होगा तो ही क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो परमाणुओं से अपने को पता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, परमाणुओं से क्या प्राप्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। ठीक है, अब सीधा सा इनको जोड़ लो, 283 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम है। पीछे एक पारी के अंदर क्वेश्चन आया था कि 282, तो 282 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, और यदि अपन बात करें 288 तो ये किसका होता है, आर्गन का, और 281 हो तो किसका होगा, सोडियम का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु, देखिए कल भी ये क्वेश्चन आया था, दोबारा रिपीट हुआ है उसी दिन। ठीक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, एकमात्र अधातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से एक फलीदार फसल है। तो सीधी सी बात अपने को पता है कि दलहन जो होते हैं, दाल अपन बात कर ले कि जो चाहे कितनी कोई भी दाल हो वो फली के अंदर पाई जाती है, तो दलहन क्या होती है कि फलीदार फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक जो होता है, सूचकांक जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, ये बात भी अपने को याद रखनी है, कोई भी माध्यम जो होता है उसका अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आपके लिए जो 50 टेस्ट तैयार कर रहे हैं उनमें थोड़े से व्यस्त है, इसलिए रोज़ाना आपकी एक ही पेपर की है वो क्लास हो रही है। ठीक है, जल्द ही आपकी और NCERT की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरे अगले दिन जो है जो लेसन आपको करवाया जाएगा उसके 15 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर आपकी जो 50 टेस्ट है और उनकी है वो क्लास भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए है वो आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार है वो टेलीग्राम के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और कोई राय हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।